नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी में आज के साथ। मैं हाजिर हूं अनुराग, हमारे साथ हैं मनीष जी यूपी की सुर्खियों पर चर्चा करने के लिए। मनीष जी, माघ मेले में नहान का विवाद बढ़ता ही जा रहा है, तरह तरह के बयान आते जा रहे हैं। शुरुआती हाँ, से अनुराग, जिक्र बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पहुँची और कहाँ जाके थमेगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है, क्योंकि नित नए दिन जो है, वो एक नया विवाद और एक नया घटनाक्रम इसमें शामिल हो रहा है। बात यहाँ से उठी थी कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने एक छोटे से रथ के साथ जी। संगम घाट तक जाना चाह रहे थे, जिन्हें रास्ते में जिला प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने रोक दिया कि उन्हें पैदल जाना होगा। इस बात को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद का ईगो बहुत तगड़ा हर्ट हो गया और उन्होंने वहीं वो धरने पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए। 4-5 दिन इस बात को हो गए हैं। उसके बाद से सबसे बड़ा इस मामले में विवाद खड़ा हुआ जब मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस भेजा और उस नोटिस में ये पूछ लिया कि आप शंकराचार्य कैसे लिखते हैं? क्या आप शंकराचार्य हैं? इस बात को लेकर जो एक अभिमुक्तेश्वरानंद का ईगो हर्ट हुआ था, वो अपने चरम पे पहुंच चरम पर गया। पहुंच और गया। अब इसमें अखाड़ा परिषद, यूपी और देश के बाकी संतों की प्रतिक्रिया, अन्य शंकराचार्यों का भी इसमें अब इसमें भागीदारी होने लगी है, और सभी राजनीतिक दल अपने-अपने तो शामिल तरीके हो से। ही रहे हैं। राजनैतिक दलों का तो हर ऐसे किसी मामले में शामिल होना उनके बिना तो लगता है कुछ काम ही नहीं होगा। लेकिन अभी इसमें ताज़ा घटनाक्रम और बड़ा घटनाक्रम क्या हुआ है, इस बारे में कुछ आप रोशनी डालें? इसमें ये हुआ है कि एक नोटिस जिसका जिक्र आपने किया ही है, वो नोटिस ये था कि शंकराचार्य की पदवी को आप कैसे लिख रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। ये माघ मेला प्राधिकरण ने अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दिया था। अगला नोटिस जो है उनको इसलिए दिया गया है, कहा गया है कि आपने जो वहाँ इमरजेंसी के लिए अस्थायी पुल पर बैरियर लगाए गए थे, उनको तोड़ा, पुलिस के साथ ऐसा किया। तो ये जो है जान माल के नुकसान की संभावना इससे बन सकती थी, क्यों ना आपको कुंभ के लिए बैन कर दिया कुंभ जाए। के ये लिए बड़ी बैन कर बात दिया। है। और और इसमें ये भी ऐड किया गया है कि अगर आपने 24 घंटे के भीतर, ये भाषा है नोटिस की, संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो फिर इस पर मतलब हम आगे की कार्यवाही करेंगे। तो ये थोड़ा-सा विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर जो शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है शैलेंद्र योगी राज ने कि अब सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। लेकिन इसमें मनीष जी एक पहलू ये भी है कि अब संत महात्मा जो संतों के घर में जो है झगड़ा शुरू हो गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो है अखाड़ा परिषद का आपने ज़िक्र किया था, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं गिरि जी, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य ने अपने में कहा था कि वो योगी को संत नहीं मानते हैं। वो उन्होंने जो है बटुक भिक्षुओं को, बटुक सन्यासियों को पिटवाया है। तो उन्होंने कहा है कि गोरक्ष पीठ के संत को संत ना कहने वाला खुद ही संत नहीं है। अस रामभद्राचार्य का भी बयान आया है। रामभद्राचार्य का भी बयान है और अनुराग, इसमें एक पहलू और भी दिख रहा है। दरअसल इस मामले में किसकी कितनी गलत तरीके की भूमिका रही है या किसकी क्या ज़िम्मेदारी रही है, ये तो अपनी जगह है। लेकिन इस मामले में संत भी बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं। आज शंकराचार्य कोई है या नहीं है, इस बात को यदि कोई पूछ रहा है, तो इसकी वजह खुद शंकराचार्यों ने पैदा हाँ, की ये है। नौबत आई ही क्यों? जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तो इस बात पे कहीं विवाद नहीं है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब उनकी जगह 2-2, 3-3, 10-10 लोग सीएम लिखने लगें हाँ, और ये भ्रम हो जाए कि कौन मुख्यमंत्री है, तब ये सवाल पैदा होगा। ये सवाल तो पैदा। संत समाज ने खुद अपने लिए इस तरीके के गड्ढे खोदे हैं, जिसका उन्हें सामना हाँ, करना पड़ संत रहा है। समाज अपना सियासत में जाता है। और दूसरा ये भी है कि कोई मर्यादा अगर कहीं हनन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी अगर धार्मिक और नैतिक तौर पर देखें तो संतों की है। तो जो दुर्भाग्य स्थिति बनी है, वो सही कह रहे हैं आप कि आकाश संत इसमें। आनंद को लेकर अब चूंकि राजनीति की भी बात छिड़ गई है, तो इसमें आकाश आनंद को लेकर भी एक खबर पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ। ऐसी ऐसी सूचना आई है कि मायावती अपने भतीजे को पूरे प्रदेश भर में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उतारने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात तो अनुराग, इस मामले में ये देखने को मिल रही है कि खबरें ऐसी आई हैं कि आकाश आनंद हर जिले में रोड शो करेंगे। जो बसपा की संस्कृति नहीं रही है। बसपा की संस्कृति नहीं रही है। बसपा सिर्फ रैलियों और हुँ, गांव-गांव संपर्क में ही भरोसा भरो रखती है। लेकिन ये नई बसपा है और चूंकि रोड शो चुनावी अभियान का एक बहुत अहम हिस्सा हो गए हैं, वोटिंग से कुछ घंटों पहले सबसे बड़े नेता रोड शो करने लगे हैं। ऐसे हुँ। में आकाश आनंद
रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मुझे अभी भी इस बात पे बहुत संदेह है कि मायावती ने आकाश आनंद को लेकर जो प्लान वो तैयार कर रही हैं, क्या आखिर तक वो इस पे कायम रह पाएंगी या नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि आकाश आनंद लगभग कैसा ही प्लान था। आकाश आकाश आनंद हर जगह रैली को संबोधित ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे और फिर सीतापुर की एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा और उसके बाद बहन जी ने एकदम से उनको पीछे खींच लिया। लेकिन अब इसमें यह है कि सालगिरह वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ब्राह्मण सवर्ण तो बातें कही थी, कहा था कि ब्राह्मणों को बाटी चोखा नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, उसके बाद से वो थोड़ा सक्रिय हुई है। तो ये उसी सक्रियता के क्रम में ये खबर है। दिक्कत अनुराग मायावती की सक्रियता से नहीं है, एकाएक उनकी निष्क्रियता से है। हाँ, निष्क्रियता ही उनकी खबर थी, लेकिन अब चूंकि वो सक्रिय हुई हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि जो ये सूत्र बता रहे हैं कि अब इस वक्त बसपा के पास उसका स्वजातीय मायावती का वोटर ही रह गया है और वहां पर भी जाटो वोटो में भी एक दावेदार उभर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल। तो चंद्रशेखर आजाद के उभरने से, नगीना से उनके चुनाव जीतने के बाद मायावती चिंतित हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसको देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि ये रोड शो या जो भी कार्यक्रम रूपरेखा लेंगे वहीं से लेंगे। एसआईआर को लेकर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि ये भी राजनीतिक पार्टियों से और आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या एक नई बात सामने आई है कि एसआईआर में यदि आप सामान्य निवास प्रमाण पत्र देते हैं तो उसको नहीं माना जा रहा है और ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। हाँ, एसआईआर चल ही रहा है और उसमें उसके रिवीजन और उसकी आपत्तियां निस्तारित करने का काम चल रहा है। इसमें एक बात अभी ये सामने आई है कि जो चुनाव आयोग ने 13 डॉक्यूमेंट्स उसके साथ संलग्न करने के लिए कहे थे, 13 में से कोई एक आप दीजिए, उसमें निवास प्रमाण पत्र भी था। तो निवास प्रमाण पत्र लोग जो लगा रहे थे उसमें ये आया है कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र, ये थोड़ा तकनीकी है, वो नहीं माना जाएगा, आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। इस तरह के नोटिस लोगों के पास आ रहे हैं जिनको रिवीजन में जो एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हुए और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इस वजह से मनीष जी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सामान्य तौर पर जब आप निवास प्रमाण पत्र मांगने जाते हैं तो आपको सामान्य निवास प्रमाण पत्र ये दिया जाता है। छात्रवृत्ति की योजना के लिए, पेंशन में, यहाँ कुछ सरकारी नौकरियों में भी वो चल जाता है और वही लोगों के पास है। तो अब अगर स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तो ये बनवाने में समय लगेगा, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो ये अभी इस पे नवदीप रेणवा के हवाले से पथरीली है और ये एकाएक मतलब जो प्रशासनिक प्रक्रिया में जो सामान्य निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे न मानने से पब्लिक की कुछ क्राइम और एक्सीडेंट की भी बड़ी घटनाएं पिछले 24 घंटे में सामने आई हैं। हाँ, ये मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पे एक स्लीपर बस में आग लग गई और हालांकि उसमें किसी के हताहत होने के या गंभीर रूप से घायल होने की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। लेकिन ये बस बांदा से जो है दिल्ली जा रही थी, बांदा से दिल्ली जा रही बस में एकाएक आग लगी और लोग खिड़की दरवाजे जैसे तैसे कूदे। ड्राइवर की सूझबूझ काफ़ी काम आई, उसने जल्दी से उतार के सेफ से खिड़कियां तोड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टल गया। लेकिन मैंने देखा है अनुराग कि दिल्ली को जाने वाली, चाहे वो बिहार से बसें आ रही हों या यूपी के अन्य जिलों से जो दिल्ली जाने वाली बसें, प्राइवेट बसें हैं यूपी रोडवेज के अलावा, जी, उनकी हालत अच्छी है नहीं। ये तो है ही है। ये तो बहुत सारी बसें उसमें ऐसी बसें हैं जो अन्य राज्यों में कंडम करार दे दी गई हैं, उनको डेंट पेंट करके और सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, भारी किराया वसूला जा रहा है स्लीपर बस के नाम पे। पिछले दिनों इसी एक्सप्रेसवे पे एक दुर्घटना हुई थी, उसके बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने खुद सड़क पर उतरकर बहुत सारी बसों पर छापेमारी की थी, फिटनेस की जांच की थी। लेकिन इन बसों का, प्राइवेट बसों संचालकों का इतना तगड़ा नेक्सस है, वो टूटे नहीं टूटता, ये थम नहीं पाता है। और दूसरी एक बात और है, सिर्फ यही नहीं है, लोगों की जरूरतें भी हैं। दिल्ली जितने, बिल्कुल सही बात है, लोग हर रोज यात्रा करते हैं, वो ट्रेन और रोडवेज की बसों से संभव नहीं हो पाता है। संभव नहीं है, उनमें उतनी कैपेसिटी नहीं। जान हथेली पे लेके लोग दिल्ली जाने को तैयार होते हैं या मजबूर होते हैं और इस तरह के हादसे हो जाते हैं और जब होते हैं तब चर्चा में आते हैं और उसके बाद फिर पहले जैसा सब हो जाता है। इसी चूंकि हादसे की खबर की चर्चा हुई है तो एक खबर की चर्चा और कर देते हैं। बिजनौर में अभी कुछ देर पहले एक खबर आई है बिजनौर में, वहाँ पर एक दो लोग साथ रहते थे, लिव इन जिसको हम कहते हैं, और उसमें लिव इन पार्टनर शीतल ने फाइनेंस अफसर की हत्या कर दी और वो खुद अस्पताल 100 लेके पहुंची थी और उन्होंने उसको ये मौत का
प्रूफ देने की कोशिश की कि ये पति के ऐसे हो गई थी, लेकिन अब वो पकड़ गई हैं और उन्होंने खुद पुलिस के सामने माना है कि हाँ, मैंने ही हत्या की है और हत्या की वजह सिर्फ मामूली झगड़ा और हीट ऑफ द मोमेंट गुस्सा है। और कल भी हम लोगों ने कहा था कि कारोबारियों ने अपने परिवार को मार दिया था, सहारनपुर वाली घटना है। तो बिल्कुल। ये सोसाइटी में गुस्से में इस तरह के कदम उठाना बहुत बढ़ता जा असल रहा में ये गुस्सा बहुत दिनों से धीरे धीरे पनप रहा पनप होता रहा है है। और एकाएक इस तरीके के घटनाक्रम के रूप में सामने आता है। क्या करेंगे, दुनिया में कराए जाते इस हैं। तरीके की घटनाएं और खासकर यूपी में और बढ़ रही, तेजी से बढ़ रही। हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि एक 12वीं में पढ़ने वाले छात्र और उसके कंपनसेशन, इनको लेकर बहुत ये डिबेट में आ गया है। हाँ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है मनीष जी। आज एक फैसले में जो मुआवजे से संबंधित फैसला था, उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि 12वीं में पढ़ने वाले लड़के की आय को हम शून्य नहीं मान सकते। सरल शब्दों में कहें तो ये हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हम ये नहीं मान सकते कि वो कुछ कमाता नहीं है। दरअसल बुलंदशहर में एक हादसा हुआ था जिसमें रोडवेज बस से एक 12वीं में पढ़ने वाले लड़के की मौत हो गई थी। तो उसके लिए परिवहन निगम ने उसको मुआवजा दिया और मुआवजा कुल मिला के उसने अपने आधार पर करीब 2,60,000 के आसपास तय किया था। तो परिजन उसके खिलाफ को हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि मुआवजा कम है। तो वहाँ पर परिवहन निगम की तरफ से कहा गया कि लड़का चूंकि 12वीं में पढ़ता था और वो कोई आय का जरिया नहीं था परिवार के लिए, लेकिन कोर्ट ने उसी पे कहा कि नहीं, 12वीं में पढ़ने वाले लड़के की आय शून्य नहीं मानी जा सकती है और कम से कम आप उसे कुछ और नहीं तो अकुशल श्रमिक मानिए ही और जो न्यूनतम मजदूरी है उसके आधार पर उसके आधार पर मुआवजा तय कीजिए। और फिर उसने उस 2,60,000 को बढ़ाकर करीब 16 लाख से कुछ अधिक रुपए कर दिया है। तो इसका मतलब यही है कि हाई कोर्ट की नज़र में 12वीं का लड़का कमाता है और उसकी आय है। उसकी आय है। मौसम की खबर के अपडेट के साथ इस बुलेटिन ओले का वगैरह समापन पढ़ने की करेंगे। बातें, ओले वगैरह पड़ने की बात मौसम विभाग ने ऐसी संभावना जताई है और 23 जनवरी को पश्चिमी यूपी में ओले गिरेंगे। बारिश तो 22 जनवरी की देर शाम या देर रात से शुरू हो जाएगी, लेकिन 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है और खासकर पश्चिमी यूपी में 23 जनवरी को ओले भी गिरेंगे बारिश के साथ साथ। हालांकि 23 जनवरी के बाद 24 और 25 जनवरी को मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन फिर से 1-2 दिन के गैप के बाद 26 या 27 तारीख से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। कुल मिला के अगले एक हफ्ते मौसम तरह तरह के अपने रूप दिखाएगा। मौसम विभाग ने तो वैसे कह ही दिया है कि ठंड का पीक टाइम निकल गया है, लेकिन अब चूंकि बारिश होगी, तो ओले ठंड आएगी गिरेंगे, ही तो थोड़ी बहुत ठंड बढ़ेगी। उसके बाद से मौसम के साफ होने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन एक हफ्ते के बाद का अगला प्रेडिक्शन क्या आएगा, इस पे नजर रहेगी तो हमारी। ठीक है, राजनीतिक मौसम भी बदल रहा है, मौसम भी थोड़ा बदल रहा है। तो यूपी में आज तक यहीं तक, इजाज़त दीजिए, अगली सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।